हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी परसों पारिभाषिक शब्दावली पे कुछ वीडियो बनाए थे। एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली जो स्टेट BCS, पटवार, LDC, जो भी छोटी से लेकर बड़ी एग्ज़ाम है उन सब में वो काम आएंगे। और उसके रिगार्डिंग ही मैंने वो टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए शुरू करा था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस वीडियो को डालने के बाद उस पर ऐसा कुछ रेस्पॉन्स मुझे मिला नहीं। मुझे ऐसा लगा कि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने वो पारिभाषिक शब्दावली का वीडियो वहीं रोक दिया। अब आइंदा से कभी इसकी डिमांड आएगी तो मैं वापस उस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। हालांकि मेरे हिसाब से तो वो करा देना भी सही था, लेकिन करे क्या, सामने वाले की इच्छा नहीं थी। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको उनको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि कम से कम 700 या 800 शब्द जो उसके इम्पोर्टेंट थे वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। क्योंकि मेरे कई भाई RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं और पटवार की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए पारिभाषिक शब्दावली बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेकिन वो जब इनकी ज़रूरत होगी तो मैं इसको करा दूँगा। फ़िलहाल मैं अभी इसको पेंडिंग में रख रहा हूँ। और आज से हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, मौलिक अधिकार ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने लिए। क्या? मौलिक अधिकार अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, छोटा से लेकर बड़ा, जिसमें यह टॉपिक नहीं पूछा जाता हो। हर एग्ज़ाम में यह टॉपिक पूछा जाता है। और ज़्यादा भी नहीं तो एक तो अनुच्छेद से रिलेटेड पूछा जाता है, और कौन से अनुच्छेद में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, समानता का कौन से कांतक से कांतक अनुच्छेद में, रेट कौन से अनुच्छेद में। ऐसे छोटे मोटे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा कोई बड़े प्रश्न पूछ नहीं जाते। लेकिन RS मेंस में कुछ बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इसमें मैं आपको पूरा कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से भी ठीक है और बड़े एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मैंने आपको इस बोला है कि ये मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारे एग्ज़ामों में आता है और हमेशा आता है। जैसे आपको पता हो कि भाग A भारत संघ नागरिकता, उसका दूसरा भाग, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन इसमें से पक्का आता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बहुत तरीके से, बहुत तल्लीनता से इस टॉपिक के बारे में सुनना है आपको, और मनन करना है और याद करना है, और एग्ज़ाम में इसको लागू करना है। देखो, मौलिक अधिकार क्या है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार का उल्लेख अपने भारतीय संविधान में भाग 3 में दिया गया है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान में कौन से भाग में और किस किस अनुच्छेद में है। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य के विरुद्ध प्रदान किया जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? जैसे मौलिक अधिकार का मतलब यह है कि व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, या व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार जिनमें उसके मानसिक, बौद्धिक रूप से उसका विकास हो सके। ठीक है, उसको ऐसे कुछ अधिकार मिल सके जिससे वो अपने व्यक्तिगत अपना विकास कर सके, उसको कहते हैं मौलिक अधिकार। अब इसको मूल अधिकार क्यों कहा गया है, मौलिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको संविधान से संरक्षण प्राप्त है, और संविधान से संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। जब राज्य अपने अधिकारों का हनन करता है या अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है जब राज्य, तो उससे संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? संविधान।
और संविधान न्यायपालिका को ये बताती है, मतलब न्यायपालिका के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण करवाती है। तो ये है अपने मौलिक अधिकार। ठीक है, ये राज्यों के विरुद्ध दिए जाते हैं और कम से कम इतने तो अधिकार दिए जाए इंसान को, नागरिक को, जिससे उसका मानसिक, बौद्धिक और विकास हो सके। ठीक है, आध्यात्मिक विकास हो सके। अब हालांकि मानव अधिकार से ऊपर एक अधिकार हो रहता है, मानव अधिकार आयोग। उसका दायरा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। उसके अलावा विधिक अधिकार भी होता है, जैसे संपत्ति का अधिकार। लेकिन राज्य कभी भी इस अधिकार का अपना हनन कर सकता है। उसकी संविधान गारंटी नहीं देता कि राज्य इस अधिकार का अपना हनन नहीं करेगा। वो विधिक अधिकार अलग है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया मौलिक अधिकार क्या है, किस भाग में और किस किस अनुच्छेद में ये दिया गया है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है कि सर्वप्रथम सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने किसानों को कागज़ पर लिखकर कुछ अधिकार दिए थे। यही मैग्ना कार्टा है। भारत में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। देखिए, मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन से सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी मौलिक अधिकार की। तो सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में जब ब्रिटेन के सम्राट जॉन मेजर ने किसानों को कागज़ पर लिखकर कुछ उसके अधिकार दिए थे, उनके अधिकार दिए थे, उनको ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन भारत ने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन और भारत के मौलिक अधिकारों की अगर तुलना की जाए, क्योंकि ब्रिटेन में भी अपने नागरिकों को उनको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दिए गए हैं और भारत में भी दिए गए हैं। लेकिन तीनों की अगर तुलना की जाए तो ब्रिटेन का हमने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, वहाँ संसद ही सर्वोच्च है। अगर ब्रिटेन का लेते हैं तो संसद क्या है, कोई सा भी कानून बनाकर, कोई से विधेयक लाकर अपने मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती थी। ठीक है, लेकिन हमने यूएसए का क्यों अपनाया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, तो वहाँ पे संसद की नहीं चलती, वहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, वहाँ पे न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया। लेकिन अपने भारत का मौलिक अधिकार है वो ब्रिटेन और अमेरिका के बीच का है। मतलब संसद कुछ विशेष प्रतिबंध लगा सकती है अपने अधिकार पर, नागरिकों के अधिकार पर, और बाकी अधिकारों पर के अगर उल्लंघन हो जाए तो न्यायपालिका द्वारा उसको संरक्षण दिया जाता है। तो इसलिए हमने यूएसए का अधिकार अपनाया। न्यायपालिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है उसका अधिकार अपनाया गया है, उससे प्रेरित हमारा भारत का मानवाधिकार मौलिक करते हुए। मतलब अब इसका संक्षिप्त इतिहास, मतलब अगर ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। उनका एक स्वराज विधेयक था 1895 में, उसके द्वारा उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग करी थी नागरिकों के लिए। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट में भी नागरिकों के अधिकार के लिए मौलिक अधिकार की बात करी थी। उसके बाद कराची अधिवेशन 1931, इसमें भी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की बात करी थी। अब देखो, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है। मौलिक अधिकार की प्रकृति है नकारात्मक। अब आप बोलोगे कि मौलिक अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, समानता, स्वतंत्रता, इनका वो अधिकार देते हैं, तो फिर वो नकारात्मक कैसे हुई? देखिए, नकारात्मक ये नागरिकों के लिए नहीं है, नकारात्मक ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान करता है। मतलब ये नकारात्मक राज्यों के विरुद्ध है, नागरिकों के विरुद्ध नहीं। जैसे अपन को अधिकार दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
ठीक है। किसी भी ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, धरना देने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता पे राज्य को दिक्कत होती है और वो चाहता है कि इन अधिकारों को वो हनन करे, लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संविधान ने हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो, इसलिए न्यायपालिका की व्यवस्था कर रखी है, वो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो इस चक्कर में राज्य अपने हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, क्योंकि हमें संविधान से संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। इसलिए राज्य के विरुद्ध माना जाता है और राज्य के विरुद्ध नकारात्मक माना जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों की जो जरूरत क्यों पड़ी, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब ज़्यादातर जनता को ही शासन में भागीदारी करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके मौलिक अधिकार उनको प्रदान करना, यह है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यह इनका उद्देश्य है। यह वाद योग्य, न्यायोचित है। इसका मतलब यह है कि अगर इनका उल्लंघन होता है, मतलब संसद अगर हमारे अधिकारों का हनन करती है या राज्य हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो उसके उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हमें संरक्षण प्राप्त होता है, जो संविधान द्वारा हमें संरक्षण प्रदान किया गया, उसकी बात कर रहे हैं। यह असीमित नहीं है। असीमित का मतलब क्या है कि राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। आने वाले अनुच्छेदों में मैं बताऊंगा। अनुच्छेद 19 के अंदर सब्स क्लोज 1, सब्स क्लोज 2, सब्स क्लोज 3, सब्स क्लोज 4, सब्स क्लोज 6 तक ऐसे कुछ अधिकार है लगातार, जिनमें राज्य युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये असीमित नहीं है, ठीक है। स्थायी नहीं है। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, उसमें हमारे मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, इसलिए ये स्थायी नहीं है, क्योंकि राज्य आपातकाल में निलंबित कर सकता है, ठीक है। राज्य के विरुद्ध भी है और व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है। देखो, राज्य के विरुद्ध तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम कुछ भी सभा करते हैं, कोई भी सम्मेलन करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यूज लेते हैं, तो राज्य को सिर्फ दिक्कत होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। तो कह रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा हमें संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ देखता है। लेकिन युक्तिगत प्रतिबंध भी लगा सकता है, जो मैं आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा। और व्यक्ति के विरुद्ध कैसे संरक्षण देगा ये? देखिए, व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण ऐसे देगा कि जैसे आप किसी मॉल में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो, किसी दुकान पे जा रहे हो, किसी पार्क में जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष आपको वहाँ रोक नहीं सकता कि आप यहाँ पे पार्क में नहीं आ सकते, हमारे होटल में नहीं आ सकते, ठीक है, हमारी धर्मशाला में नहीं आ सकते या शोरूम में नहीं आ सकते। तो नागरिकों के विरुद्ध भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब कोई भी इंसान हमें कहीं भी आने जाने से रोक टोक नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नागरिकों के व्यक्ति के विरुद्ध भी संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। कुछ अधिकार नकारात्मक होते हैं तो कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी होते हैं। देखो, नकारात्मक तो मैंने बता दिया। सकारात्मक कैसे? सकारात्मक ऐसे है कि राज्य का ये दायित्व है कि हमें छुआछूत के प्रति हमें संरक्षण प्रदान करें। जैसे जो बाल श्रम होता है, उसके विरुद्ध भी हमारे मतलब बाल संरक्षण में भी हमारा संरक्षण प्रदान करे राज्य, वो हमारी सिक्योरिटी करे, ठीक है। तो ये कुछ सकारात्मक प्रकृति के भी है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के। प्रारंभ में कितने थे? 7। अब 6 है, पहले 7 थे, तो कौन सा अधिकार है जो हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में केवल विधिक अधिकार बना दिया गया है। पहले अनुच्छेद 31 में था 7वां, मतलब संपत्ति का अधिकार पहले 31 में हुआ करता था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा के 300 क में रख दिया गया, ठीक है। अब वो 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से?
देखो, पहला है समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिए गए हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 में दिए गए। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 में दिए गए। पांचवा है शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में दिए गए। अब आप सोचोगे आपने तो 12 से 35 तक बताया था, ये तो 32 पे ख़त्म कर रहे हो आप। 32 पे ख़त्म नहीं कर रहे, 33, 34, 35 भी है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ये कंबाइंड में थे। ठीक है, अब अपन इतनी देर से देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। ये राज्य के विरुद्ध हमें प्रदान किए जाते हैं, राज्य इनका कभी भी हनन कर सकता है, संसद हमें इसकी गारंटी देता है कि वो हमारे मौलिक अधिकार कभी हनन नहीं होंगे। तो ये बार बार हम राज्य 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 कर रहे हैं, राज्य है क्या ये? कौन है राज्य? तो देखो राज्य क्या है, राज्य कौन है जो मैं भी बताता हूँ। देखो, राज्य की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में दी गई है। आपसे पूछा जा सकता है राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, हालांकि राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्व में भी दी गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में भी एक अनुच्छेद है 37 या 38, मुझे कंफर्म याद नहीं है, उसमें भी राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, फिलहाल आप 12 वाला अनुच्छेद 12 वाला ध्यान रखो। लेकिन जो मैं नीति निर्देशक तत्व के जो राज्य की परिभाषा बता रहा हूँ और इसमें जो राज्य की परिभाषा बता रहा हूँ, अब आप सोचोगे जब दोनों में दी गई है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो ये है कि वरीयता इस अनुच्छेद को दी जाएगी। जब दोनों में तुलना की जाएगी ना, तो सबसे बड़ा इसको माना जाएगा, इसको आधार माना जाएगा अनुच्छेद 12 को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा में कौन आता है? इसकी परिभाषा में संसद और प्रांत में विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत तथा अन्य सभी वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं आती है। देखिए, इसकी परिभाषा में संसद मतलब कैसे? संसद पार्लियामेंट, संसद कोई से भी विधेयक या कानून लाके अपने मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है, अल्पीकरण कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, तो उसके विरुद्ध संविधान हमें संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा ही काम प्रांत के विधानमंडल भी कर सकते हैं, ऐसे नगर पालिका कर सकती है, पंचायत, है ना, तथा अन्य सभी वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाएं आती है। मतलब ये सब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है किसी भी तरीके से। सभी की अलग अलग प्रकृति है, कौन किस हिसाब से करेगा, कौन किस हिसाब से करेगा, लेकिन ये है कि ये सब मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ये राज्य की परिभाषा में आता है। ऐसी निजी इकाइयाँ जो राज्य की संस्था नहीं हो, मतलब ऐसी निजी इकाई भी होती है जो बगैर राज्य की संस्था के कार्य कर रही है, वो भी अपने मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। उसके विरुद्ध भी हमें संविधान से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब आएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। इसका मतलब यह है कि संसद अगर कोई कानून या विधेयक लाकर अपने मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण या फिर अगर उसमें कुछ बदलाव करती है या फिर हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उस विधि को निरस्त कर सकता है। ठीक है, और यही चीज़ इसमें है कि अर्थात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर विधि को अवैध घोषित कर सकता है। मतलब ऐसा कोई कानून बनाए जो अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या अल्पीकरण हो रहा है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट उसके जो कानून है उसको वो निरस्त कर सकता है। इसको ही हम इसको ही हम न्याय पूर्वावलोकन और न्याय समीक्षा भी कहते हैं। यह अनुच्छेद 13 डबल वाल लिखा के में आ गया। ठीक है, न्याय पुनरावलोकन और न्याय समीक्षा किसे कहते हैं? कि वही संसद अगर कोई कानून या विधेयक लाकर अपने मौलिक अधिकारों को न्यूनीकरण, ठीक है, या फिर उसमें कुछ बदलाव आंशिक या फिर उसको ख़त्म करती है, ऐसा कुछ करती है जो हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, तो ऐसे कानूनों को वह निरस्त करती है। उसको ही न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा कहते हैं।
नोट, न्याय पुनरावलोकन शब्द का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि न्याय पुनरावलोकन का संविधान में उल्लेख है क्या, तो नहीं है, लेकिन इसका आधार अनुच्छेद 13 है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन और न्याय समीक्षा का आधार है अनुच्छेद 13, लेकिन इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन इसका आधार है अनुच्छेद 13। मतलब इस तरह की बात की गई है, लेकिन ये शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मौलिक अधिकार बताया। अब ये शायद 7 से 8 वीडियो में मौलिक अधिकार